हेलो व्यूअर्स। वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। हमारी हो रही है एचटेट की क्लास। वितान 11वीं कक्षा की जो हमारी हिंदी की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें सिर्फ हमारा इसके बाद में एक अध्याय रह गया है आलबंधा, तो हमारी ये बुक पूरी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं हम। ये है आपका भारतीय कलाएं। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में जो व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। कि जैसे हम अपनी भाषा में, अपने बोली में, अपने आचार विचार व्यवहार से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, ऐसे ही जो कला है, जैसे चित्रकारी है, कोई पेंटिंग है, वो अपने आप में ही बात करती है, बताती है अपनी कला के बारे में। नृत्य है, संगीत है, तो हर प्रकार की जो भी कला है उसकी अपनी ही एक अलग से अभिव्यक्ति होती है, एक भाषा होती है, प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने बारे में बहुत कुछ बता देती है। और ऐसे ही जो हमारा आज का अध्याय है उसमें हम पढ़ रहे हैं चीजों को। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है और नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाता है। तो जो भी कलाकार होते हैं अपने रूप प्रकृति को अपने अनुसार वो देखते हैं, अपने भाव में, अपने विचारों में, अपनी कला कौशल से वो उन चीजों को उसी अनुसार अभिव्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी में। तो ये भीमबेटका की एक गुफा का चित्र आया है मध्य प्रदेश में। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों से लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। तो उत्सव धर्मी मतलब हमारी जो संस्कृति है, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग संस्कृति है, परंपराएं हैं, बहुत सारे अलग-अलग त्योहार होते हैं, हर धर्म के अनुसार अलग-अलग त्योहार होते हैं। तो उसी प्रकार कभी न कभी हर 10वें 5वें दिन हर एक धर्म का कोई त्योहार होता है और जिसको ये नहीं है कि वो उसी धर्म से जुड़ा हो। एक जो हमारी भारतीय परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, वो उसके अंदर एक विविधता की जो हमारी गज़ब की पहचान है, वो कहीं नहीं मिलेगी और इसीलिए कहा गया है भारत जो है उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग-अलग राज्यों को अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। तो जैसे कि हर जो स्टेट होते हैं, जैसे तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, कथक, आंध्र प्रदेश में कथकली है और केरल में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक है। जैसे तो सबका हर एक अलग अलग है। केरल में कथक भी है, हाँ ठीक है। ओणम है, त्योहार है, तो हर जगह जैसे अपने हरियाणा में अलग है, फाग खेलते हैं हम, हमारे अलग सांग होता है। तो हर एक स्टेट का, हर एक जगह के अपने अपने अलग उत्सव त्योहार हैं और वही एक विशेष पहचान हमारे भारत को दिलाती है। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं का त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर के शादी, ब्याह, पूजा, खेती-बाड़ी से भी जुड़ी हैं। अब जैसे बैसाखी का त्योहार आता है, वो फसल से होता है, 14 तारीख में जब आता है, गेहूँ की कटाई शुरू होती है। तो हर जन्म, शादी, विवाह, हर जगह हमारे अलग-अलग उत्सव, जन्मोत्सव वगैरह सब कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। तो जो ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे त्योहार हैं, ये हमें आपस में जो हमारा जो
अतीत है और जो वर्तमान है और आगे जो भविष्य आएगा, उसमें एक अहम कड़ी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराओं से। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कला का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोग या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। तो जो हमारी कला, गीत, संगीत शुरुआत हुई थी एक लोक समूह से, लेकिन वो फिर समाज से, जनता से निकल करके जो अमीर धनाढ्य लोग थे, राजा लोग थे, जो अभिजात्य वर्ग था, वहां तक सीमित हो गई थी। मध्यम वर्ग का मतलब है जब भारी आक्रमण हुए थे और मुगल काल से लेकर के पहले से लेकर के थोड़ा बाद तक ये सारी जो है कलाएं वहां पर संरक्षित हो गई थी, क्योंकि आम जो जनता थी, जो समाज था उस समय का तत्कालीन समाज, तत्कालीन जो परिस्थिति थी, वह वो लोग थे संगीत, कला, नृत्य इन चीजों से दूर हो गए थे। धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी वे कलाकारों के अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। तो राजाओं के दरबारों में होने लगे थे और फिर जो राजा की प्रशंसा में ग्रंथ लिखे जाते थे, उनकी प्रशंसा में गाए जाते थे। तो फिर उनका क्या है, हर चीज का जो कला थी और लिखने का, बोलने का, कहने का ढंग था, वो भी धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहा। इसी तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। शास्त्रीय का मतलब होता है जो नियमों में बंधा हुआ हो, एक परंपरा के अनुसार नियमों में बंधा हुआ हो। अब जैसे लोक संगीत होता है, जैसे सांग है, तो वो एक उसमें ये नहीं है कोई कि नियम है कैसे उठाना है, कैसे लय करना है, तो लेकिन इसके लिए शास्त्रीय यंत्र गायन की एक शैली होती है और वाद्य यंत्रों से मतलब एक सुर, ताल, लय उस सब में एक नियम होते हैं और नियम के अनुसार ये गाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलता है शास्त्रीय। गुप्त साम्राज्य में तो प्रकाष्ठा तक पहुंच गई। कब? गुप्त साम्राज्य में जो शास्त्रीय कला है वो प्रकाष्ठा तक पहुंची। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भरत मुनि दूसरी सदी के हैं और इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, दूसरी शताब्दी से भरत मुनि का। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही है, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न कभी खत्म होने वाले संवाद ही इनकी ताकत है। तो कह रहे हैं हाँ, ये था भी राजा महाराजाओं तक की संस्था, जो शास्त्रीय गायन था, वादन थे, जो थी सब वहां तक था, लेकिन जो आम सामाजिक जनता थी, जो लोग थे, वो भी संगीत को अपने हिसाब से, जैसे नौटंकी होती थी, तो वो नौटंकी थी, वो आम समाज का एक सांग है, नौटंकी है। ऐसे ये लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं और जो ये आम जो पब्लिक को, दर्शक को बांधते थे और उनके साथ जुड़ते थे, उनके मुद्दों को उठाते थे। तो ये है, कहा गया है कि जो शास्त्रीय कलाएं हैं और जो लोक कलाएं हैं, इनके बीच संबंध तो रहा है, संवाद तो स्थापित होता रहा है आपस में। अब है चित्रकला। अब हम विभिन्न तरह की कला पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले है चित्रकला। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, तब भी चित्रकारी थी। यहाँ से मैं एक उदाहरण दूंगी, जो हमारी हड़प्पा में जो खुदाई हुई है और वहां से जो हमें मोहरे वगैरह मिली हैं, तो उनपे क्या है, उनपे गजब की चित्रकारी हुई है और वहां उसको आज तक पढ़ नहीं पाया। तो इसका मतलब है चित्रकारी बहुत प्राचीन है और मतलब उन शैलियों को हम आज तक पढ़ नहीं पा रहे हैं कि भाषा, उस समय भाषा का हमें नहीं पता था कि क्या भाषा थी, क्या उनकी लिपि थी, लेकिन चित्रकारी थी और उससे ही समझने का प्रयास किया जा रहा है और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को
मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया है। तो जो प्राचीन इतिहास में क्या है, जब हमें भाषा का नहीं पता था तो उसमें क्या था, चित्रों से ही अपने भाव भाव विचारों को व्यक्त किया जाता था और उनसे समझा जाता था। ये आया है उदाहरण महाराष्ट्र की वर्ली शैली। तो पूछा जा सकता है कि वर्ली शैली है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, और क्या है, चित्रकारी से जुड़ी हुई है। तो दो प्रश्न बन गए। वर्ली शैली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, और किससे संबंधित है, चित्रकारी से। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। तो सबसे प्राचीन कौन से हैं, शैल चित्र। मैं जिसको भी सर्कल में ले रही हूँ तो ये मान के चलिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न सीधा बन सकता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं शैल चित्र, शैल का मतलब गुफा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात है। औरंगाबाद में है ना ये। 4वीं सदी से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग। तो क्यों कहा जाता था गुप्त साम्राज्य को, इसमें कला जो है बहुत फली फूली थी, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिरों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई, उनके दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं का कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर का एक चित्र है। इसी जमाने की है, गुप्त साम्राज्य की है ये एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। तो अजंता में बहुत ज्यादा बौद्ध के चित्र हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका मानना है कि ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे और उन्हीं के द्वारा बनाए हुए। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। कब, 7वीं 8वीं सदी में। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर, कहाँ है, एलोरा की गुफाएं, और वहां पर है कैलाश का बहुत विशाल मंदिर। इन मानुषी कला सृजन को देख करके आश्चर्य होता है, उन दिनों मनुष्यों ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना का साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। तो जो त्रिमूर्ति की मूर्ति है वो कहाँ है, एलिफेंटा की गुफाओं में। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला तथा कौशल के अद्भुत उदाहरण है। तो एक तो दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में विशाल मूर्ति, और दूसरा तंजौर, जिसको तंजावुर भी बोलते थे। जो चोल, अगर आपने पढ़े होंगे चोल साम्राज्य, तो वहां पर बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह विजयालय ने बनवाए थे। तो वहां जो तंजौर की जो चित्रकला है बहुत गजब की, ये दक्षिण भारत में है। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के, एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता था। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, ये जगह अलग अलग, जगह की अलग अलग कला का नाम है। तो कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पंजाब की है फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट। इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ये राजस्थान का एक किवाड़ की चित्रकारी, किवाड़ के ऊपर बनी हुई जो दरवाजे होते थे। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। तो जो ये रंग होते थे और जो ये पत्थरों को काट करके बनाई जाती थी, सब प्रकृति से लिया हुआ प्राकृतिक, इसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं होता था। इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां। वन गांव के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते थे। तो जो लोग हैं अपने समाज उसमें जो सामाजिक परिस्थिति थी उसी हिसाब से अपने पारंपरिक जो परंपराएं उनकी होती थी उन्हीं शैलियों में चित्रकारी करते थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे और आज भी
वहाँ पर लकड़ी में बहुत ज़्यादा लकड़ी के ऊपर चित्रकारी होती है। इसे किवाड़ पेंटिंग, तो किवाड़ पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की। अब ये है पटचित्र उड़ीसा का। तो ये पूछा जा सकता है कि जो ये इतने नाम आए हैं स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, तो कहाँ की कौन सी है? किवाड़ राजस्थान की है, पटचित्र उड़ीसा की है और वर्ली महाराष्ट्र की है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना। इस चित्रकारी के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो जो चित्रकारी थी, तो उस समय जो तत्कालीन जो सांस्कृतिक थी और जो इतिहास था उस समय, वो ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि उस समय कैसे समाज रहा होगा, क्या उनकी प्रवृत्ति रही होंगी। तो उनको इन चित्रकारियों से हम उनके माध्यम से समझ सकते हैं। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकारा गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जयदेव का गीत गोविंद है, वो किस चित्रकारी में आया है? तो वर्ली का नाम दे देंगे और किवाड़ चित्रकारी का दे देंगे और ये पटचित्र दे देंगे। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ है ये? उड़ीसा के पटचित्र में जयदेव का गीत गोविंद को उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। तो जो ओडिसी नृत्य होता है, वहाँ का लोक नृत्य है, जो सांस्कृतिक नृत्य है, सॉरी, तो वहाँ भी गीत गोविंद के पदों को जो वहाँ के कलाकार हैं गाते हैं। सभी कलाकार एक दूसरे से, जो सभी कलाएं जो हैं एक दूसरे से सभी जुड़ी हुई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मिथिला की चित्रकारी मधुबनी। मधुबनी का प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है। और ये कहाँ की है? मिथिला, बिहार की है ये। चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपने इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु कलाओं का बहुत मांग है। अस्थाई कलाओं में ये तो थी स्थायी रूप से, जो आज जितने नाम लिए हैं तो आज भी मिलती हैं। लेकिन अब जो ये लुप्त होती जा रही हैं, कहीं कहीं तो खतरा है, खतरे में है ये, तो ये है अस्थाई। कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली। तो तो ये कुछ ऐसी कलाएं हैं जो अब लुप्त होती प्रतीत होती हैं। तो कौन सी है? कोहबर है, एपण, अल्पना। अल्पना क्या है? एक रंगोली है। जैसी कलाएं काफी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं, राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली और बिहार में अरिपन। तो ये एक रंगोली के प्रकार आ गए हैं सारे, जो अभी बता रहे हैं। तो क्या है ये? एपण अगर पूछ लेंगे कि एपण क्या है, चित्रकारी है, रंगोली है, कोई गायन है, तो ये क्या है? एक रंगोली है। एपण उत्तराखंड में, मंडवा राजस्थान में और गुजरात में सतिया। सतिया मतलब इससे, जी हमारा होता है ना, इसको स्वास्तिक को सतिया माना गया है। और वहाँ, क्योंकि ये हम वहाँ पर रंगोली में इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सतिया मांडना। महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूरना। तो क्योंकि चौक के बीच में बनाते थे, घर के जो बीच का जो आंगन है चौक, उसको बोलते हैं चौक पूरना। दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, जैसे दिवाली पर बनाते हैं, या कोई बड़ा त्योहार है विशेष तौर पर, या कोई गेस्ट आते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीआईपीज जैसे, तो ये क्या करते हैं? ऐसी ऐसी जो ये रंगोली बनाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं और अधिक उसके बाहर भी है। तो जो ये हमारी हिंदुस्तानी कला है, ये एक तो बाहर से भी लोग इसको सीखने आते हैं, देखने आते हैं, और विदेशों में जो लोग रहते हैं वो भी इसका बहुत ज्यादा अच्छे से प्रयोग करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना
उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर रहकर ही हम अपनी कला को नहीं जान सकते। इसके लिए यदि हम बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी भारतीय कला विदेशों में कहाँ तक फैली हुई है। तो जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक हुआ था तो वो बौद्ध कलाएं भी वहां पर चली गई थी। तो इसीलिए कहा है विदेशों में जब हम बाहर निकलेंगे तब हम अपनी भारतीय कला को वहां पर जांच परख सकते हैं। तिब्बत, बर्मा, श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए इसे देखना चाहिए। तो इतने देशों का नाम आया है, यहाँ पर भी ये हमारी भारतीय कलाएं हैं। हमें कंबोडिया कंबोडिया में हमारा जो विष्णु का एक अंकोर वाट मंदिर है ना, तो उसकी जो देखो गजब की है, उसकी जो चित्रकारी है, जो कला जिस हिसाब से जिस शैली में मंदिर बना हुआ है। और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं कि जो हमारे ये मातृभूमि है इससे अलग पूरे विश्व में जहाँ पर लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, जहाँ मानव प्रकृति है, वहाँ पर आप हर जगह कहीं भी जाओगे तो भारतीय कला का विस्तार आपको धरती के हर भू-भाग पर देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर भी हमारी जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, हमें महसूस कर सकते हैं। गांधार शैली गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा, ये जैसे भारत हमें 4 कोनों से लेकर के अलग-अलग शैलियों में बाँटा हुआ है। गांधार शैली और तिब्बत शैली। तिब्बत शैली मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा था हिमाचल से ऊपर का, वहाँ पर जो मंदिर बनाए गए हैं, गुफाएँ बनाए गए हैं, उसको तिब्बत शैली बोला गया है। और एक द्रविड़ शैली होती है, एक आपकी उत्तर शैली, एक गांधार शैली है। तो ये अलग-अलग शैलियाँ हैं, जहाँ पर ये क्षेत्र के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। अब है आपकी संगीत कला। राग मेघ कल्हार है बूंदी चित्रकला की राजस्थानी। तो ये राजस्थान में बूंदी एक चित्रकला है और राग मेघ कल्हार क्या है, ये एक संगीत की एक बहुत अच्छा ये एक राग है, गायन की एक शैली है। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। कब मिलता है? वैदिक काल में। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व समय को वैदिक काल मानते हैं। तो वैदिक काल की समय सीमा 5000 वर्ष पूर्व। ये नीति शतक में आया है भर्तृहरि का कि साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान है। और ये एक कवि की पंक्ति भी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रही है कि भरा नहीं जो भावों से वो एक पशु के समान है। हृदय नहीं वह पत्थर है, भरा नहीं जो भावों से हृदय नहीं वह पत्थर है। ऐसी एक पंक्ति है, मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा भाई, इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में, एक मार्गी तथा दूसरा देसी मार्गी। एक मार्गी संगीत और दूसरा देसी मार्गी, दूसरा देसी। ठीक है। तो मार्गी संगीत धार्मिक समारोह से जुड़ा था। तो जो मार्गी संगीत है उसमें क्या होते थे, जो धर्म से जुड़े हुए समारोह होते थे उनमें गाया जाता था। और दूसरा क्या है, नियम और अनुशासन से बंधा होता था। जैसे आपका शास्त्रीय संगीत है वो नियमों में बंधा होता था, ऐसे ही ये धार्मिक संगीत जो है देसी लोक से जुड़ा था। जो दूसरा है लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों की पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते थे। तो साम क्या होता है, जो महर्षि गाते थे, जो पूजा मंत्र उच्चारण करते थे उन्हीं को साम कहते थे। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है।
इसी कारण इसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं। रेजिनल्ड ली में बुद्धिस्ट आर्ट एंड सियास मतलब बुद्धिस्ट बुद्धिज्म मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो कला थी। कैम्ब्रिज में 1938 में की प्रस्तावना का अंश जो कि यूएन घोषाल की प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च किसकी है, यूएन घोषाल की है। तो ये कह रहे हैं कि संगीत को नहीं जान पाने का एक कारण ये है कि हम जो भारतीय लोग हैं इतने दस्तावेजीकरण में मतलब इतनी जांच पड़ताल हम लोग नहीं करते हैं। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। तो जैसे अब तक चित्रकारी वगैरह का हमने देखा था, तो ये क्या है, संगीत का भी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रमाणिक सबसे प्रामाणिक ढंग से उसका जो है मिलता है। संगीत सबसे पहले कहाँ से हमें देखने को मिला, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। तो इतने सालों पहले जो लोग वीणा वादन करते थे और आजकल जो लोग गिटार बजाते हैं कैसी धुन उससे निकलती है और पहले की धुन, हम अंतर कर सकते हैं कि कैसा संगीत रहा होगा। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से जुड़ा हुआ है। भिन्न-भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग-अलग हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, तो भैरव कब गाया जाता है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे। मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से। जो दीपक राग है और श्री राग है ये दोपहर में गाए जाते हैं। दीपक राग का मतलब है अपने आप से जब गाते थे ना गायक, कहते हैं कि भरी दोपहरी में अगर बारिश भी हो रही है तब भी अपने आप दीप जल उठते थे। और जो ये मेघ राग है, मेघ मल्हार, कहते हैं जब ये गाते थे तो अगर बारिश का मौसम भी नहीं है तब भी अपने आप बादल उमड़ते उमड़ते और बारिश हो जाती थी। कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। तो ये अलग अलग समय के अनुसार गाए जाते हैं, ये दोनों रात में गाए जाते हैं। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपको ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। हमारे भारत में गजल की कला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा पाठ में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ बोरियत ना हो, रोचकता भी आए। जब हम कई बार बसों में जाते हैं तो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे अ, जो मटका होता है उसकी जो टूटी हुई वो होते हैं टुकड़े से, उनसे उंगलियों के बीच में दबा के गजब से कटा कटा के वो ध्वनि निकालते हैं और गीत गाते हैं। इतना अच्छा वो गाना गाते हैं एक अच्छी सुर लेकर के। और जो म्यूजिक होता है उसके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, बस वो मिट्टी के टुकड़े होते हैं टूटे हुए, दोनों उंगलियों में चटाचट चटाचट उसको बजाते हैं और उससे इतनी धुन निकालते हैं। तो जो कहते हैं कि हमारे भारत में कोने कोने में बच्चे बच्चे में जो कला है, अगर उसको कोई देखने वाला मिले ना, कोई पारखी मिले, तो हर जगह मतलब कला झलकती है। इसीलिए कहा है ना कि भारतीय संगीतज्ञ है जो किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। मटका बजाते हैं, मटके से गजब की धुन निकालते हैं और कप के ऊपर अगर चम्मच मार देते हैं तो उससे भी गजब की धुन निकालते हैं। लेकिन वो आना चाहिए, कौशल होना चाहिए। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रवाब और दोतार ये क्या है, वाद्य यंत्र है। इन सब में प्रयोग की जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। तो माँ सरस्वती जो रखती है वीणा, तो ये कह रहे हैं जो मुख्य वाद्य यंत्र है हमारा वो है वीणा, और इसीलिए उन्हें वीणा वादिनी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्या क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो नाक से गाने का उल्लेख मिलता है भरत के नाट्य शास्त्र में।
संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। तो जो वीणा से जो सुर निकलता था, अगर हम सीधा गले से गाएंगे तो उसमें जो आवाज है वो थोड़ी सी मोटी होगी, और नाक से गा करके थोड़ी सी तीखी पैनी आवाज के साथ में वो वीणा के जो सुर निकल रहे हैं उनसे तालमेल बैठाने का वो लोग प्रयास करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि पहले के जो गाने हैं वो नाक से गाए जाते थे। धीरे धीरे नेम ध्यान देने की बात यह है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चल करके एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हो गई। तो जो 2000 साल पहले नाक से गाए जाते थे, धीरे धीरे उनमें भी फिर रिसर्च हुई, थोड़ी बहुत खोज हुई, और फिर उनके ऊपर इनके भी नियम बनाए गए, शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, और ये फिर शास्त्रीय परंपरा से जुड़ गई। संगीत भी लोक से जुड़ा था और इसमें संस्कार गीत, ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। संस्कार गीत मतलब हर अलग उत्सव पर गाए जाने वाले, और ऋतु जो है जैसे सावन में या फिर बसंत ऋतु में होली के त्योहार पर गाए जाने वाले ये ऋतु गीत है। आपने गिरिजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्सव उत्तर प्रदेश का सोहर, तो सोहर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और मिर्जापुर में कजरी गायन। विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से होता है। बंगाल में वर्षामंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। तो बसंत के गीत, ग्रीष्म ऋतु के गीत, वर्षा के गीत जो बंगाल में है, हर ऋतु के हिसाब से गीत गाए जाते हैं। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था, और ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। तो ये था हमारा संगीत। अब है हमारी नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य भी में भी बहुत बदलाव कम बदलाव आए हैं। पहले के जो नृतक हैं और आज के जो नर्तक हैं, भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते आए हैं, जो पहले वाले भी हैं अब वाले भी हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र जो है नाट्य शास्त्र। तो जो नाट्य शास्त्र है इसमें संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, गायन कला, हर चीज जो संगीत से जुड़ी हुई हर चीज इसमें, नाटक है, अभिनय है, गायन है, वाद्य यंत्र है, सभी को कैसे गाना है, कैसे बजाना है, कैसे मुद्रा देनी है, सब इसके अंदर दिया हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भरतमुनि का। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसका मतलब है जो हम अभिनय करते हैं, जैसे नाटक में हम कोई भूमिका निभाते हैं। इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है कि आपको शब्दों का उच्चारण कैसा करना है, और भंगिमा मतलब आपके हाव भाव कैसे होंगे। नृत्य में भाव और भंगिमा दोनों महत्वपूर्ण है। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदायों के अपनी नृत्य कलाएं रही हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं, अनुष्ठान मतलब कि जितने पर्व त्योहार जो आते हैं हमारे, उन सब में नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं। ऋतुओं का बदलना उनके पाँवों को चंचल कर देता है कि हर जगह अलग-अलग परंपराएं होती हैं। कहीं पर फसल बोने पर गाना गाया जाता है, काटे जाते हैं, जब फसल कटाई होती है। मैं एक तो मतलब साउथ में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक सिंपल सा उदाहरण दूँगी, ये बैसाखी का है। जब बैसाखी में गेहूँ की कटाई होती है, तो वहाँ पर भंगड़ा करते हैं, लोग गाते हैं, गिद्दा पाते हैं, बहुत सारे मतलब उनकी जो परंपराएं हैं वो सब होती हैं ऋतु के हिसाब से और फसलों के हिसाब से। वर्षा होती है तो उनके पाँव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नृत्यक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह की करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी ओढ़नी जो मतलब उनका दुपट्टा होता है से चेहरे को ढक करके घूमर नृत्य करती हैं। गुजरात में डांडिये के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं।
जो गर्भा का ही एक और ऊर्जा रस भर देता है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय में हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। ऐसे महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र का लावणी नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध है ये। पिरामिड जैसे वो होता है ना, मटकी फोड़ते हैं ना लोग जन्माष्टमी पे, उसको भी ऐसे पिरामिड बना देते हैं, ऐसे एक दूसरे के कंधे पर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे 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 खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, पिरामिड का रूप हो जाता है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालकन नृत्य है। तो बालकन नृत्य कहाँ का है, मैसूर के डोडवा कबीले का है। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथों में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवंजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना गया है। तो जो कुरुवंजी नृत्य है केरल का, भरतनाट्यम इसका प्रेरणा स्रोत है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य है। तो कहाँ का है टिप्पणी नृत्य, गुजरात का, भी समूह के साथ होता है। यहाँ फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। तो जहाँ पर फसल काटी जाती है तब ये लोग वहां पर करते हैं। और असम का बहुत महत्वपूर्ण है सत्रिया। तो सत्रिया संगीत भी है, सत्रिया वहां पे नृत्य भी है, दोनों ही कहाँ पर है, असम में। लोक नृत्यों में निकोबार अंडमान में निकोबारी जो है वो अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलम। तो ये जो वहाँ के शास्त्रीय नृत्य है उनका जिक्र हुआ है। कोलम तो पंथी कहाँ का है, पंथी और राउत छत्तीसगढ़ का है। तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास दोनों गुजरात के हैं। हिमाचल का नागबेन और किन्नौरी, तो किन्नौरी और नागबेन हिमाचल का है। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ का है। बंगला, उड़ीसा, झारखंड का छाऊ। तो छाऊ कहाँ का है, छऊ भी बोल देते हैं। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का है छऊ, इसको ऐसे छऊ भी बोल देते हैं, और ये छाऊ। अलग अलग राज्यों के नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। ये कह रहे हैं जगह अलग है, नाम अलग है, लेकिन समानता एक है। और समानता को ये है कि सभी के सभी कोई एकल नृत्य नहीं है, सभी समूह में गायन किए जाते हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला से कैसे बांध सकती हैं। तो ये कह रही है कि जो राज्य होते हैं हमारे अलग अलग, सबके परिधान अलग हैं, बोली भाषा अलग है, लेकिन जो उत्सव के ऊपर हर अपने त्योहार को जैसे मनाते हैं, खुशियों से नृत्य करते हैं, ये सीमाओं में नहीं बांध सकते। इसीलिए कहते हैं भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। ध्यान देने की बात यह है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी भी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है कि हर धर्म में अपने अपने अलग अलग उत्सव त्योहार अपने धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। कि जो भारतीय लोक संगीत है, लोक नृत्य है, वो तो आम जनता में था। लोक कथा उसके जो आम सामाजिक जो लोग थे वो उसको मनोरंजन का माध्यम बनाए हुए थे, लेकिन कैसे वो वहां से निकल करके धीरे धीरे धनाढ्य अभिजात्य वर्ग तक पहुंचा और शास्त्रीय नियमों में बंधा, इसका सही से अंदाजा नहीं है। इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है कि कैसे शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। भारतीय नृत्य को देख करके कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा हुआ है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा कि भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। अगर हम ये देखें ना कि नाचने वाला सिर्फ हाथ पैर चला रहा है, उसको ये नहीं है, उसकी आंखें अलग, आंखें, चेहरा, सारे जो हाव भाव है मुंह से, जो जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है नृत्य में। भारतीय नृत्यों की आंख, भौं या फिर नासिका के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। तो ये कह रहे हैं जो नृत्य है सिर्फ हाथ पांव चलाने का नहीं है, जो भाव भंगिमाएं हम जो चेहरे से बनाते हैं, किस जो वो होते हैं ना, इसका मतलब है
क्रोध, विवश, मतलब जो संगीत किस हिसाब से बज रहा है, किस कौन से भाव हैं, उसी हिसाब से हम अपने चेहरे के भाव को नृत्य को देते हैं। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं को कह देने की परंपरा नृत्य कला से मिलती है। ये जब ये होते हैं शास्त्रीय संगीत, तो इसमें बड़ी बड़ी कथाओं का, जैसे राधा कृष्ण की कलाएं हैं, महाभारत से रामायण से जुड़ी हैं, तो वे उसी अनुसार अपने चेहरे की भाव भंगिमा को बनाते हैं, दिखाते हैं। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर के जानवरों के भाव तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश का है, नहीं सॉरी, केरल के दो हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। उत्तर प्रदेश का है कथक, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, और उड़ीसा का है ओडिसी, मणिपुर का है मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। असम के का सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। तो जो इतने नाम लिए गए हैं, इन सब का अपने अपने राज्यों में अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज्यादातर व्यवसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे। तो ये बहुत, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभिजात्य वर्ग। तो जो बेचारी गरीब जनता थी, उनके पास इतना समय, एक तो समय नहीं होता था, उन्हें अपना जो पेट भरने के लिए गुजारा बसर होता था, उसमें कर इतने लगाए जाते थे और इतने संसाधन थे नहीं। तो ये चाहकर भी यहाँ तक भी नृत्य सीखना है, गायन सीखना है, ये लोग नहीं कर पाते थे। तो जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, राजा महाराजा थे, राजकुमारियां थी, वो लोग इस नृत्य को सीखते करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं लोक शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची है, वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा। तो जो भारतीय कला का सब समय है ही नहीं कि 1-2 साल में ही ये बन गई है, वहां तक लोगों तक ही पहुंच गई है, हजारों साल लगे हैं इसको आम जनता से संवाद स्थापित होने में। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य है, उनमें दोनों का मिला-जुला रूप दिखाई पड़ता है। दोनों का मतलब लोक का भी और शास्त्रीय का भी। हमारा ध्यान इस पर भी ज़रूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच एक अंतर संबंध है। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। तो जो बांस, पैरों की जो बांस बांध करके और यहाँ पर खड़े होकर पैरों में बांस बांध लेते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही नृत्य करते हैं, तो ये वहाँ की एक कला है, उत्तर भारत की, सॉरी। ध्यान देने की बात यह है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से आकर के ये एकल, मतलब एक अकेला आदमी भी इसको करता है, व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा है। सभी लोक नृत्यों के साथ साथ एक ताल में पैरों को उठाना, हाथों को एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना को का संकेत है। तो ये कहीं न कहीं आपसी भाईचारे को ये को दिखाती है कि कैसे हम इस समूह में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक साथ पैर उठाना, हाथ उठाना, एक साथ सारी भाव मुद्राएं करनी, तो वो एक आपसी सामंजस्य, साहचर्य की और प्रेम भावना को भी दिखाता है। क्या यह अनायास रूप से कला में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बन गए होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से भी अवश्य आया होगा। कि ये नहीं है कि बस हमने नृत्य किया और एक साइड, ये तो हम तो कहते हैं ना कि पूरी पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है। तो ये एक भावना है जो हमारे भारतीय लोगों के अंदर तो बहुत ज्यादा है, ये कुट-कुट के भरी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपसी सामंजस्य है, भाईचारा है, जो वसुधैव कुटुम्बकम का हमारा नियम है, जो आधार है, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव है। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं की का मुरीद आज पूरा विश्व है। तो आपका ये अध्याय पूरा। चैनल नया है, आप लोग अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोगों के लिए
मेहनत की जा रही है और अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें मिलता है तो आगे वीडियो बनाने का, चैनल को आगे लेके जाने में हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग इसमें हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक चैनल से जुड़िए, अपने यार दोस्तों में, मित्र मंडली में प्रचार प्रसार कीजिए। राधे राधे जी, पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए। धन्यवाद जी।